नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गंगा जमुना तहजीब के मुद्दे पर और आजकल जो उसमें शव तैर रहे हैं उस पर। गंगा जमुना तहजीब पर मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सदियों से लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। सदियों से लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। दुनिया कहती है क्या चीज़ है ये, गंगा जमुना तहजीब है ये। कोरोना से पीड़ित उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा जमुना में बहते शवों की तस्वीरें वर्षों से इस महामारी की याद दिलाती रहेंगी। ये कुशासन, अधकचरे विकास, बड़बोली सियासत और भयावह क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पैदा हुई स्थायी त्रासदी की ओर संकेत करती है। निश्चित ही ये नदियों का दोष नहीं है। स्थानीयता, क्षेत्र, धर्म से लेकर परंपरा और जनता तक तमाम संभावनाएं खारिज करने के बाद केवल राजनीति और अर्थनीति बाकी बचते हैं। केवल यूपी बिहार को नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों को लीजिए। विशेषण के लिए हम इन्हें तब की स्थिति में भी देखेंगे जब इनसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड अलग नहीं हुए थे। आर्थिक रूप से इनमें खास फर्क नहीं है। ये 1989 तक कांग्रेस का अजय किला था। 2014 के बाद से भाजपा ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। हमेशा से हिंदी पट्टी ही फैसला करती आ रही है कि भारत पर कौन राज करेगा। फिर भी ये सबसे गरीब और कुशासित है। इसके सामाजिक संकेतक घटिया हैं कि वे पूरे भारत के संकेतकों जैसे साक्षरता से लेकर शिशु मृत्यु दर, स्कूल छोड़ने की दर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय आदि को नीचे खींच लाते हैं। इनमें से किसी का भी नाम प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर देश के अग्रणी 20 राज्यों में नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि में ये चारों सबसे आगे थे। उधर विंध्य से नीचे का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो 20 शीर्ष राज्यों की सूची में नहीं है। फिर भी उनमें कभी ये फैसला करने की ताकत नहीं आई कि देश पर राज कौन करेगा। इसे राजनीति के लिहाज से देखें तो लोकसभा की 543 में से 204 सीटें इन 4 राज्यों की हैं। जो पार्टी इन सीटों को जीतती है, दिल्ली की सत्ता उसी की होती है। विंध्य के पार छोटे राज्य पुडुचेरी समेत सभी दक्षिणी राज्यों की कुल 185 सीटें हैं। लोकसभा में ओडिशा को भी अगर इसमें जोड़ लें तो सीटों की संख्या 205 हो जाएगी। क्या कोई इन 205 सीटों पर कब्जा कर भारत पर राज कर सकता है? जो राज्य राजनीति में करीबी भागीदारी करते हैं वे भले ही देश पर राज करें, लेकिन जीवन जीने के पैमानों पर निचले स्तर पर भी घसीटते जा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के दौर में भी था और भाजपा के दौर में भी है। आप हमें धर्म, जाति, राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता सौंपिए और हम आपको ऐसी विपदा में डाल देंगे कि आपके पास परिजन की सम्मानजनक अंतिम क्रिया करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और शवों को नदियों में बहाना पड़ेगा। विंध्य के दक्षिण के हर एक राज्य की अपनी राजनीति है। वे उन्हें अच्छा शासन देते हैं, सामाजिक संकेतक सुधारते हैं, रोजगार पैदा करते हैं। उनके कुछ नेता भ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन वे कुशल शासन देते हैं क्योंकि उनके मतदाता कामकाज के आधार पर उनका चुनाव करते हैं, केवल उनकी पहचान के आधार पर नहीं। राजनीतिक सत्ता, आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में क्षेत्रीय असंतुलन बेहद चिंताजनक है। भारत में सबसे कम रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले 6 सबसे अच्छे राज्य इसी क्षेत्र के हैं। 1951 में हमारी 543 सीटों वाली लोकसभा का गठन उस समय राज्य की आबादी के हिसाब से हुआ था। आज वो खाई चौड़ी हो गई है। 1951 में यूपी, उत्तराखंड सहित की आबादी तमिलनाडु से लगभग दोगुनी थी। आज ये 3 गुना हो गई है। 1951 में बिहार, झारखंड सहित की आबादी केरल से लगभग 2 गुनी ज़्यादा थी, इसीलिए लोकसभा में उसे 54 और केरल को 20 सीटें दी गई। आज बिहार की आबादी केरल की आबादी से 4 गुना ज़्यादा है। ये सोचने का विषय है। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।